हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम एसी वोल्टेज कैपेसिटर को दे दें तो क्या होगा। क्या वोल्टेज एंड करंट साथ चल पाएंगे? क्या यहां पे करंट आगे चला जाएगा वोल्टेज से या पीछे ही रहेगा, जैसे इंडक्टर में हुआ था कि करंट लैग करेगा वोल्टेज से π/2 से। तो यहां पे भी यही देखना चाहते हैं कि क्या भाई करंट आगे जाएगा पीछे जाएगा। देखो, इतना तो समझ में आता है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा केस है कि जिसमें प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो ऐसे केस में ही वोल्टेज एंड करंट साथ चल पाते हैं। जैसे कैपेसिटर एंड इंडक्टर आ जाता है तो यहाँ पे वो दोनों साथ चल नहीं चल पाएंगे। देयर इज ए फेस डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन वो कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास ये जो सर्किट दी गई है वो एक प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क है, मतलब कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है ना। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही डेरिवेशन वगैरह देखते हैं। तो पहले तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि भाई मान लो कि अगर ये सर्किट में फ्लो होने वाला करंट लेट से आई है, तो ये आई हम कितना लिख सकते हैं, जरा सोचो, सोच के बताओ। यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो मैंने यहां पे एसी सप्लाई दिया है वो है V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, दैट यू ऑलरेडी नो। इट इज द फॉर्मेट ऑफ एसी सिग्नल, है ना। एसी वोल्टेज को हम इसी फॉर्मेट से लिखते हैं, है ना। तो ऐसे केस में यहां से करंट कितना फ्लो करेगा वो हमें यहां पे पता लगाना है। आपको पता है कि यहां पे भले एप्सिलॉन लिखा है, लेकिन यू नो दैट कि यहां पे जो ईएमएफ होता है, जब भी मतलब कोई सोर्स होता है, जब भी वो कनेक्टेड नहीं रहता है तो हम उसके पास ईएमएफ है ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे उसको सर्किट में कनेक्ट कर देते तो अभी उसके पास क्या आ जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ से जैसे ही मैंने सोर्स कनेक्ट कर दिया तो भाई ये कैपेसिटर क्या स्टार्ट कर देगा, चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, है ना। ये आपको पता है। मतलब कि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये बैटरी, ये चार्ज कैपेसिटर के ऊपर चार्ज एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कि ये वाली डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, अभी सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, तो ऐसे केस में उसकी ये वाली जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनेगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव बनेगी, दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है। ये आपको पता है कि करंट जो भी होता है, ये बैटरी एनर्जी डिलीवर करती है, तो हम इसको मानते हैं कि माइनस से प्लस एनर्जी डिलीवर करती है, और जो एनर्जी खाने वाला होता है वो प्लस से माइनस खाता है ना। ये मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी वहां पे। और कैपेसिटर के केस में वैसे देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज आया कहां से, मतलब क्या बैटरी ने यहाँ पे चार्ज दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या सोर्स ने चार्ज दिया? नहीं, ये सोर्स ने चार्ज नहीं दिया है। ये जो करंट का फ्लो है ना, वो किसकी वजह से? भाई कैपेसिटर के खुद के चार्ज की वजह से, है ना। ये दोनों कंडक्टर होती है, दोनों प्लेट जो भी होती है वो कंडक्टिंग प्लेट होती है। प्लीज ना मत बोलिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है कि भाई इसी की प्लेट के ऊपर से, यही प्लेट के ऊपर से क्या होता है कि करंट, इलेक्ट्रॉन जो भी है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से तोड़ के ये बैटरी क्या करती है, सोर्स क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ के वो इसको ये वाले प्लेट के ऊपर चिपकाएगा, तो यहां के इलेक्ट्रॉन घूम फिर के यहां पे चिपकेंगे, तो इसकी वजह से यहां से ये वाली प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन खाली होते नजर आएंगे। मतलब कि यहां की जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होती दिखेगी, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां से तोड़ के यहां पे घूमे हैं, मतलब कि घूम के यहां पे सामने वाली प्लेट के ऊपर जमा हुए हैं, उसकी वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज एस्टैब्लिश होगा। ये सारी चीजें आपको पता है, मैंने समझा था जब भी हमने कैपेसिटर देखा था वहां पे कि कैपेसिटर के खुद का चार्ज खुद की प्लेट के ऊपर से ही इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहां पे आता है। बैटरी का काम सिर्फ इतना ही है कि उसको सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना, दैट्स इट। बैटरी का काम कितना है, सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करो, दैट्स इट, इतना ही तो उसका काम है। एनर्जी प्रोवाइड करते जाओ बस। बाकी जो भी चार्ज है वो उसी की प्लेट के ऊपर से टूट के सामने वाली प्लेट के ऊपर जमा होंगे, है ना, सर्किट में घूम के। और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा। अगर हमने करंट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो भी होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना। तो मान लो कि इसकी ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और ये वाली जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर Q एस्टैब्लिश हुआ, तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर माइनस Q। सीधी सी बात है कि यही प्लेट से इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहां पे जमा हुए हैं, है ना। तो सामने वाली प्लेट से ही इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा हुए, तो इसका मतलब ये हो कि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं वही इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैच हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई जितना चार्ज ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एस्टैब्लिश हुआ है, उतना एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे सामने वाली प्लेट के ऊपर एस्टैब्लिश होगा। सीधी सी बात है ना। तो हमें ये पता है बच्चों, अगर आपको पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कैपेसिटर
और उसकी कैपेसिटी मतलब कि कैपेसिटी और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या होता है। फॉर द कैपेसिटर हम ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा याद कर लो। फॉर द कैपेसिटर V इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई C होता है ना। मतलब कि मैं बोलूं कि अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, उसके ऊपर जितना चार्ज एस्टेब्लिश होना था वो सारे चार्ज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो अब हम ये बोलते हैं कि भाई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। और ऐसे केस में इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना बिल्डअप हुआ होगा, तो भैया जितना यहां पे ये वाले केस में बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं कि वहां पे कुछ ड्रॉप हो, है ना। तो सारा जो भी यहां पे हमने पोटेंशियल दिया है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस में भी तो डेवलप हुआ। मतलब कि यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैंने V लिखा है इट इज नथिंग बट Vm sin ओमेगा टी। मतलब कि ये कैपेसिटर इतने पोटेंशियल तक यहां पे वोल्टेज तक यहां पे चार्ज होगा, सीधी सी बात है ना। ये आप समझ सकते हो, जितना यहां पे हमने वोल्टेज दिया है उसी के हिसाब से यहां से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और सामने वाली प्लेट के ऊपर जमा होंगे, है ना। जितनी बैटरी स्ट्रांग है उतना कैपेबल होगी वो चार्ज को तोड़ के सामने वाली प्लेट के ऊपर चिपकाने के लिए। मैं ये बार बार हमेशा बोलता हूं कि बैटरी कभी भी यहां पे चार्ज नहीं देती है, चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर से टूट के यहां पे आता है। खैर वो सारी चीजें मैंने चैप्टर नंबर 2 में समझा दी थी, है ना। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि ये कैपेसिटर मान लो कि उसके ऊपर जितना चार्ज एस्टेब्लिश होना था, ये यहां पे जो हमने सोर्स प्रोवाइड किया है वो जितना यहां पे चार्ज को तोड़ के सामने वाली प्लेट के ऊपर इकट्ठा कर सकता है उतना उसने कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये कैपेसिटर अगर मान लो कि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो ऐसे केस में इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज डेवलप हुआ होगा, तो भाई इतना Q बाई C के बराबर। और वो V कितना होना चाहिए, तो भाई जितना हमने सोर्स दिया है वो सोर्स के जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस में डेवलप हुआ होगा, है ना। तो ऐसे केस में ये V को मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज नथिंग बट Vm sin ओमेगा टी, है ना। यही हमारा V होगा, दैट इज इक्वल्स टू Q बाई C। अभी ये Q इज इक्वल्स टू, इसका मतलब यह कि Q की वैल्यू क्या बन सकती है, यहां से Q इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल्स टू C इंटू Vm इंटू साइन ओमेगा टी, है ना। मैं लिख सकता हूं ये, बहुत ही बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था उसके ऊपर इतना चार्ज बिल्डअप हुआ है, तब इसके अंदर से कितना करंट फ्लो किया होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के बराबर हुआ होगा। यही होता है करंट। तो Q की वैल्यू यहां पे अगर हम प्लेस कर दे बच्चों, तो ये डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं C इंटू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो यहां से C एंड Vm तो कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएंगे, दैट यू ऑलरेडी नो कि कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। बच्चों साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या आपको ये पता है कि भाई डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी टी नहीं लेकिन थीटा के फॉर्म में अगर देखना चाहो तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है कॉस थीटा। लेकिन यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पे वेरिएबल टी है, तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ऐसी चीज हमने आगे भी देखी है जहां पे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, यहां पे जो यहां पे क्योंकि यहां पे वेरिएबल टी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल टी मन में अज्यूम करेंगे। अभी पूरा अज्यूम नहीं करना है, वहां पे मैंने समझा दिया था। तो अभी इसको मन में अज्यूम कर लो कि भाई ये पूरा क्या है, कैपिटल टी। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो पता है, लेकिन ये जो बायोलॉजी वाले बच्चे इसको मन में अंदर, मन के ही अंदर आप इसको कैपिटल टी अज्यूम कर लो। तो उससे होगा क्या भाई, ये I की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट इक्वल टू C इंटू Vm। तो साइन कैपिटल टी, इसको हमने कैपिटल टी अज्यूम किया, साइन कैपिटल टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो भैया कॉस कैपिटल टी, कैपिटल टी के तौर पे हमने ओमेगा टी है हमारे पास, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी, चेन रूल याद करो, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी, जहां पे कैपिटल टी हमने ओमेगा टी को अज्यूम किया है ना। तो ये कॉस कैपिटल टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा ओमेगा टाइम्स C इंटू वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू भाई यहां पे t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया 1। ओमेगा जो था वो बाहर आ गया ना, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया है, कांस्टेंट है इसलिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, देखो ध्यान से। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एज ए ओमेगा C इंटू Vm इंटू कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको कुछ इस तरीके से भी,
ध्यान से देखिएगा, ये जो ओमेगा सी है ना बच्चों, ये न्यूमरेटर में है, क्या मैं इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी तो लिख सकता हूं ना? ध्यान से सुनो, ये न्यूमरेटर में, तो क्या मैं इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको लिख देता हूं भाई, ये 1/1 ओमेगा सी। ठीक है, लिखने में क्या जाता है भाई, तो Vm ऊपर ही है, तो भाई Vm को वहीं पे रहने देते हैं, तो मैं इसको Vm को Vm ही रहने देता हूं ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा Vm/1 ओमेगा सी। ठीक है, इनटू कॉस ओमेगा टी। जरा ध्यान से सुनो, ये कॉस ओमेगा टी को मैं क्या साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं ना। मैं इसको क्या लिखता हूं भाई, ये कॉस है ना, इसको मैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2 भी लिख सकता हूं। सोचो और मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं? देखो, उसके लिए मैं यहां पे लिख के देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरे लिए, ध्यान से सुनिएगा, साइन π/2 प्लस थीटा, क्या ये π/2 प्लस थीटा मतलब कि π/2 प्लस मतलब कि अगर ये मेरा यूनिट सर्कल है तो π/2 यहां पे होता है, तो π/2 प्लस का मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट प्लस π/2 प्लस किया तो π/2 से थोड़ा आगे गए, प्लस का मतलब क्या होता है, π/2 एंगल तो घूमे लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे भी, थीटा जितना आगे घूमे, है ना, तो आप कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो क्या मैं ये साइन π/2 प्लस थीटा को, क्योंकि हमें पता है कि π/2 प्लस करते हो तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, π/2 प्लस करोगे समथिंग प्लस समथिंग, वो सेकंड होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, है ना। तो बस यही है, यहां पे कॉस ओमेगा टी है, मान लो कि ये हमारे पास कॉस थीटा है ना, ये हमारे पास कॉस थीटा है, तो क्या मैं इसको साइन थीटा प्लस π/2 या फिर π/2 प्लस थीटा लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, वही तो किया, कॉस ओमेगा टी को मैंने क्या कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कर दिया, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां से देखो, साइन वाली टर्म तो हमने एडजस्ट कर ली, लेकिन अभी यहां पे ये जो 1/ओमेगा सी है ना बच्चों, इसका कुछ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बच्चों, जैसे यहां पे हमने आगे इंडक्टर वाले केस में ओमेगा एल को रिएक्टेंस मान लिया था, उसी तरीके से हम यहां पे भी कुछ ऐसा ही मानने वाले हैं। इसको हम मानने वाले हैं एक्सी, जिसको बोला जाता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। तो हम यहां पे इसको अज्यूम करने वाले हैं, लेट xc is equals to 1/ओमेगा c, that is equals to कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है ये बात? ठीक है। अभी ये रिएक्टेंस क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, है ना। एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, मतलब कि वो जब भी यहां से करंट का फ्लो होगा सर्किट में, तो वो उसको इतने ओम, कितने ओम, यहां पे जो वैल्यू आपको मिलेगी उतने ओम के रेजिस्टेंस के जितना यहां पे रेजिस्टेंस पावर देगा यहां पे, ठीक है, उसकी क्षमता इतनी होगी कि वो करंट को इतना रेजिस्ट कर सकता है। इट इज नॉट ए फिजिकल रेजिस्टर, ये कोई फिजिकल रेजिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा मानेंगे कि जब भी ये सर्किट में कनेक्टेड होगा तो ऐसे केस में जो भी करंट का फ्लो होगा उसको वो इतने रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्ट कर पाएगा, है ना, इतने रेजिस्टेंस की तरह, इतने ओम के रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे मैं इतने ओम के 1/ओमेगा c की जो वैल्यू आती है उसके जितना ओम रेजिस्टेंस में यहाँ पे फिजिकली कनेक्ट कर दूं, तो वो जिस तरीके से करंट को रेजिस्ट कर पाएगा उसी तरीके से ये कैपेसिटर भी जब भी सर्किट में कनेक्टेड होगा तो इतने ही रेजिस्टेंस से वो करंट को रेजिस्ट कर पाएगा, है ना, ये दिखाता है। लेकिन वो प्रैक्टिकली देखने जाए तो वो कोई एक फिजिकल रेजिस्टर नहीं होता है ना। ये हमने इंडक्टर में भी देखा था, ठीक है, मैंने बताया था कि ये रिएक्टेंस का हम मानते हैं कि वो एक इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इट इज नॉट ए रेजिस्टेंस, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। उसका नेचर अपोज करने वाला होता है करंट को, है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकल रेजिस्टेंस है, मतलब कि वो करंट को, मतलब जो भी एनर्जी आएगी उसको हीट के फॉर्म में रिलीज करता ही जाएगा, नहीं होगा। इंडक्टर के केस में जैसा हुआ था वैसे यहां पे भी ऐसा ही होगा, ये एनर्जी ग्रहण करेगा और रिलीज भी करेगा, लेता जाएगा देता भी जाएगा, है ना, वो रिलीज नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा, इट इज नथिंग बट I इज इक्वल्स टू Vm अपॉन XC इंटू साइन ओमेगा टी
प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये ऑटो सेव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये बार बार थोड़े थोड़े टाइम पे ऑटो सेव हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये Vm बाई एक्सी को, क्योंकि ये तो हो गया पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्या मैं इसको Im बोल सकता हूं? जी बिल्कुल, हम इसको Im बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, तो बच्चों ये मिल गया हमें करंट का वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, एटलीस्ट इंडक्टर के जैसा तो नहीं है, यहाँ पे हमें वो इंटीग्रेट वगैरह करना पड़े, डिफरेंशिएशन है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बस इतना है, ये करंट का वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी बारी आती है कंपेरिजन की। क्या बच्चों आपने कंपेयर किया यहाँ पे? क्या आपने देखा ये कि भाई जो भी हमने सप्लाई दिया था वो साइन ओमेगा टी था, इसका नेचर साइन ओमेगा टी के बराबर था, लेकिन जब भी हमने यहां पे करंट निकाला तो करंट के केस में हमने देखा तो ये पाया कि भाई ये तो आता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब कि अगर वोल्टेज साइन ओमेगा टी है तो करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस का मतलब क्या होता है? आगे चले जाना, है ना। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, है ना। करंट वोल्टेज से आगे है। कितना आगे है? ध्यान से देखो, पाई बाई 2 जितना आगे है ना। तो अगर वोल्टेज ओमेगा टी है तो ऐसे केस में करंट क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाई 2, है ना। वो पाई बाई 2 जितने एंगल से आगे है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहां पे क्लियरली देख पाओगे, ध्यान से देखो, यहां पे क्लियरली देख पाओगे। अगर मैंने बोला कि वोल्टेज यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, ध्यान से देखो, तो करंट पहले से स्टार्ट हो चुका होगा। इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ होगा, है ना, जीरो से पहले। जीरो से पहले मतलब कि देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? पाई बाई 2 का। मतलब कि जब वोल्टेज स्टार्ट करना शुरू करता है उससे पहले पाई बाई 2 पहले से करंट स्टार्ट हो चुका है। यहां पे करंट अहेड है, करंट आगे चल रहा है कैपेसिटर के केस में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो यस, मैं यहां पे ये बोलूंगा कि इन दिस केस मिस्टर रस्तोगी इन दिस केस करंट आई, स्मॉल आई लिखते हैं, आई लीड्स V बाय पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि V लैग्स I बाय पाई बाय 2। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा। अगर हम ये बोलते हैं कि करंट वोल्टेज से आगे है तो इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज करंट से पीछे है। जो भी बोल रहे हैं बोल सकते हो, I लीड्स V बाय पाई बाय 2, तो इसका मतलब ये होता है कि V लैग्स I बाय पाई बाय 2, है ना। तो बारी आती है अभी फेजर डायग्राम की। आपको पता ही है कि भाई यहां पे ग्राफ, अगर आप ये वाले प्लॉट के ऊपर घूमना नहीं चाहते हैं तो भाई उसका एक दूसरा भी तरीका है, आप यहां पे सर्कल के ऊपर घूम लो, है ना। वही होता है फेजर डायग्राम, है ना। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। दो पॉइंटर लेने होते हैं, एक वोल्टेज का पॉइंटर और एक करंट का पॉइंटर। मान लो कि बच्चों मैंने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने यहां पे देखा तो वोल्टेज यहां तक घुमा था। मान लो कि ये टाइम हमने क्या लिया? ओमेगा T1। ठीक है, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा टी की वैल्यू पे, मान लो कि वो टाइम है T1, तो वो टाइम पे जब मैंने प्लॉट के ऊपर घुमा मैं, तो तब मुझे दिखा कि भाई मैं यहां तक घुमा था। लेकिन जब भी उसके इक्विवेलेंट, जब भी मैं यहां पे पोटेंशियल के प्लॉट के ऊपर घुमा, मतलब कि फेजर के ऊपर घुमा, तो यहां से वोल्टेज का वेक्टर, फेजर वेक्टर, वो इतना घूम चुका था, है ना, इतना घूम चुका था। तो जरा ध्यान से देखो, तो ऐसे केस में करंट उससे भी पाई बाई 2 आगे होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि करंट की बात करें तो करंट, अगर वोल्टेज का वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम प्लॉट के ऊपर ओमेगा T1 टाइम पे इतना चल चुके थे, तो ऐसे ही केस में यहां पे फेजर डायग्राम में वोल्टेज का वेक्टर इतना घूम चुका था, है ना, इसके इक्विवेलेंट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे अगर आप करंट के वेक्टर को देखोगे तो करंट का वेक्टर उससे भी पाई बाई 2 आगे, मतलब कि तब करंट का वेक्टर इतना घूम चुका होगा, मतलब कि यहां पे होगा करंट का पॉइंटर। और ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का एंगल बनेगा क्योंकि करंट V से आगे है ना। तो कोई भी एक टाइम पकड़ लो, मान लो कि मैं यहां पे ये बोलता हूं कि मान लो, जस्ट इमेजिन कर लो कि मान लो कि हम यहां पे प्लॉट के ऊपर यहां तक घूमे, चलते 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 यहां तक आए, तो ऐसे केस में फेजर डायग्राम पे कहां पहुंचे होंगे? तो फेजर डायग्राम की बात करें तो यहां पे हम, ध्यान से सुनिएगा, तो उतने केस में यहां पे वोल्टेज का वेक्टर चलते 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 यहां तक घुमा होगा, है ना, यहां पे आया होगा।
और उसी केस में अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का वेक्टर कहां पहुंचागा, तो करंट का वेक्टर यहीं से चलता 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 चलता, क्योंकि वोल्टेज यहां पे है तो करंट उससे भी पाई बाई 2 आगे होगा, तो मतलब कि करंट यहां पे पहुंचा होगा, करंट का वेक्टर है ना, सॉरी करंट का वेक्टर यहां से घूमते 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 यहां पहुंचा होगा, है ना। यस और नो, दोनों के बीच में पाई बाई 2 का एंगल दिखना चाहिए, है ना। उसी तरीके से मान लो कि मैं यहां पे बच्चों, मैं ये प्लॉट के ऊपर घूमता 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 लेट से यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है, ये वाले प्लॉट के ऊपर, उसको मैं फेजर में दिखाना चाहूं, तो भाई वोल्टेज कहां तक घुमा होगा, तो वोल्टेज का पॉइंटर, यही केस में वोल्टेज का पॉइंटर यहां से स्टार्ट करके घूमता 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 180 घूमे ना, यहां तक पहुंचा होगा। एंगल देखो वहां पे पाई, तो यहां पे भी पाई, मतलब कि पॉइंटर यहां पे पहुंचा होगा, है ना। उसी टाइम पे अगर मैं ये बोलूं कि करंट की बात करें, तो करंट का पॉइंटर उससे पाई बाई 2 जितना आगे होगा, तो करंट का वेक्टर यहां से स्टार्ट करके घूमता 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 यहां पहुंचा होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, और ये आप देख भी पाते हो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, करंट का वैल्यू यहां पे जो भी है, ठीक है, आप समझ पाओगे, ध्यान से देखो, उसकी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होगी, है कि नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आप समझ सकते हो ये सारी पॉइंट, ये सारी चीजें यहां पे समझ सकते हो। तो बस उसी तरीके से आप यहां पे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फेजर डायग्राम अल्टीमेटली है क्या, देखो बार बार मुझे ये रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये समझ लो कि फेजर डायग्राम अल्टीमेटली है क्या भाई, जो चीज हम यहां से पता कर सकते हैं ना, बस वही सारी चीज हम यहां से फेजर डायग्राम से भी पता कर सकते हैं, बस वही है। यहां पे हमें प्लॉट के ऊपर ऐसे घूमना पड़ता है, यहां पे सारे एंगल सीधे एक लाइन में है, एक्स एक्सिस पे है, यहां पे सारे एंगल सर्कल पे है ना। यहां से 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 2, 3 पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 से वापस 2 पाई, और उसी तरीके से पूरे सर्कल पे आप एंगल घूमते जाओ घूमते जाओ, वही होता है फेजर डायग्राम, है ना। सारी चीजें जो यहां से मिलती है वो सारी चीजें यहां से भी मिलेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। तो अभी बारी आती है पावर की। बच्चों हमने देख लिया यहां पे कि इंडक्टर की तरह यहां पे कैपेसिटर के केस में भी करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है ना। तो यहां पे जरा सोचो कि क्या यहां पे ये वाले केस में भी अगर मैं पावर देता हूं, तो क्या यहां पे कोई 1% भी चांस है यहां पे कि वो पावर हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाए, या फिर वो पूरा पावर कंज्यूम कर ले। कंज्यूम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर को कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम का मतलब ये होता है कि भाई वो एनर्जी लेता है लेकिन देता नहीं है, वो स्टोर नहीं करता। अल्टीमेटली बोलो तो एनर्जी स्टोर क्यों की जाती है, जरा सोचो। एनर्जी स्टोर इसलिए की जाती है ताकि हम वही एनर्जी को जब भी काम आ रहे, जब भी जरूरत पड़े तब हम उसको वापस दोबारा यूज कर पाए, है ना। बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि भाई हम वही एनर्जी को बाद में कभी यूज करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जो कंज्यूम कर लेता है वो वापस दोबारा नहीं देता है। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि वो एनर्जी कंज्यूम करता है, वो सारी हीट के फॉर्म में चली जाती है ना। लेकिन यहां पे क्या, कैपेसिटर, आपको पता है कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे जो पावर हम देंगे ना, वो पावर कहीं ना कहीं हमें इक्वेशन से भी ये पता लगना चाहिए कि पावर कहीं ना कहीं यहां पे स्टोर होने वाला है, और जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो रिलीज भी होने वाला है, मतलब कि यहां पे लॉस नहीं दिखेगा हमें। यहां पे एवरेज पावर निकालोगे तो वो आपको 0 मिलना चाहिए, है ना, जैसे इंडक्टर में मिला था। वो भी यहां पे देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा होगा। चलो देखते हैं। तो पहले तो हम यहां पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तो बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर पहले तो लिखते हैं। यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, हाँ हम बात कर रहे हैं यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर की। हाँ इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा ये वाले केस में, यहां पे कैपेसिटर को जाने वाला इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे उसको मिलने वाला पावर कितना होगा, पीसी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं V इंटू आई के बराबर। ये होगा V इंटू आई के बराबर। मतलब कि फर्दर में इसको लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट V कितना है, तो Vm साइन ओमेगा टी के बराबर, एंड I कितना है, तो Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर। और बच्चों ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी। तो वापस वही कहानी वापस रिपीट होगी। तो ये Vm इंटू आई एम इंटू
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को हमने क्या लिख दिया, कॉस ओमेगा टी। वही 2 से यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, यहां पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सपांसन साइन 2 थीटा का, है ना। थोड़ा सा याद कर लो, हमने इंडक्टर के केस में भी देखा था। तो मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा लिखूंगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं। अच्छा है अगर नीट वाले बच्चे भी जानते हो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये है Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2, इसको हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, मतलब कि 2 ओमेगा टी। सो ये होगा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको पावर निकालना है तो यहां पे वो टाइम की वैल्यू प्लेस कर दो, वो टाइम पे पावर कितना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हम एवरेज पावर भी निकालना चाहते हैं बच्चों, एवरेज पावर कितना होगा, तो चलिए एवरेज पावर भी चर्चा में ले लेते हैं कि भाई यहां पे एवरेज एक साइकिल के लिए एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल। तो अभी वापिस मैं उसका इंटीग्रेशन वाला डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, तो ये पीसी एवरेज दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एवरेज ऑफ, मैं इसको लिखूंगा Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2, ये तो कांस्टेंट होते हैं तो उसका एवरेज कितना निकलेगा, कांस्टेंट ही निकलेगा, है ना, वही निकलेगा जो है उनकी वैल्यू। ठीक है, वो चेंज ही नहीं होगी तो भाई उसका एवरेज क्या निकलेगा, वही रहेगा, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, देखो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा क्योंकि हमने वो ये पूरा इंटीग्रेशन देखा है हमने कि साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या निकलता है ना, हमने निकाल के देखा था। ये वाले जो इंडक्टर के केस में आपको लिखना है, आपको नोट में ये पूरा डेरिवेशन लिखना है क्योंकि थियरी में जब भी आता है तो आपको लिखना होता है। तो यहां पे हम इसको जीरो डायरेक्टली प्लेस करेंगे, इसका डेरिवेशन मैंने डायरेक्टली आपको यहां पे समझा दिया था, तो वही यहां पे रहेगा, वही यहां पे रहेगा। तो ये हो जाएगा Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू जीरो, तो ये कितना होगा, ये 0 होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटर भी इंडक्टर की तरह जो एनर्जी आएगी ना, मान लो कि उसने 1/4 साइकिल में, ये सारा खेल 1/4 साइकिल का है, हमने देखा था इंडक्टर के केस में भी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 रीजन एंड 3 से 4, तो सारे पूरी जो टोटल साइकिल होती थी उसको हमने 1/4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक इतना पार्ट, ये 1/4, ये 1/4, ये यहां से एक 1/4, एक 1/4। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर 1/4 पार्ट में वो एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसके नेक्स्ट 1/4 पार्ट में वो एनर्जी को रिलीज भी कर देता है, वापस 1/4 पार्ट में एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो वापस उसके बाद 1/4 पार्ट में वो एनर्जी को रिलीज भी कर देगा, है ना। तो यही चीज मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि कैपेसिटर के केस में भी ऐसा ही होगा। कैपेसिटर अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1/4 पार्ट में तो उसके बाद के 1/4 पार्ट में वो एनर्जी रिलीज भी कर देगा, वापस वो कंज्यूम करेगा इसके नेक्स्ट वाले 1/4 पार्ट में तो वापस उसको रिलीज भी कर देगा, है ना। कैपेसिटर का वैसे देखो ये एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बोला कि जहां जहां आप सुनोगे कि एनर्जी को हम स्टोर कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम कहीं ना कहीं वो एनर्जी को वापस यूज करने वाले हैं। हमने स्टोर तो करवाया लेकिन क्यों स्टोर करवाया, उसको हम कहीं पे यूज करना चाहते हैं इसीलिए तो हम इसको स्टोर करवाए, है ना। सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस के केस में क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, वो कंज्यूम कर लेता है, खा लिया मतलब कि उसको हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया, इसलिए वहां पे हमें उसकी एवरेज वैल्यू निकाली थी, फिर भी वो हमें कुछ वैल्यू मिली थी, यहां पे एवरेज 0 निकला। अभी आप बोलते हो कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब कि ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, मतलब उनका खुद का तो कोई रेजिस्टेंस होगा ना। देखो मैं ना नहीं बोलता हूं, होगा, उनका भी खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। दुनिया में कोई भी कंपोनेंट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, ये तीनों कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट है, आप इसको छू सकते हो, आप मार्केट से उसको परचेस कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, है ना। तो ये सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन मेड होते हैं, तो वो आइडियल नहीं होते हैं। ये जो सारी कहानी है वो आइडियलिस्टिक
जो थियरी है उसके बेस्ड है। तो यहां पे तो हम यही मानेंगे कि वो जो कैपेसिटर, हाँ होगा, मैं ना नहीं बोलता हूं कि उसका भी खुद का एक इंटरनल, क्योंकि वो मटेरियल से बना है, ये कैपेसिटर एक मटेरियल से बना है तो उसका भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ना नहीं बोलते हैं। वो भी कंडक्टर है ना, दो प्लेट कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग प्लेट है दोनों, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ उसका भाई इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये फिलहाल हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है वो सिर्फ थियोरिटिकल है ना। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि ये आइडियलिस्टिक केस है, तो यहाँ पे यही होगा कि भाई कैपेसिटर का कोई भी यहाँ पे होगा तो कितना होगा भाई, नेग्लिजेबल होगा। ऐसा मान लो कि वो नेग्लिजेबल है ना। वो रेजिस्टेंस जो फिजिकल होता है उसके जितना तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा वो मटेरियल का, है ना। तो वो नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए हम यहाँ पे यही थियरी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर में भी हमने देखा कि एवरेज जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो एनर्जी लेता है वो वापस दे भी देता है, उसमें से कोई हीट के फॉर्म में रिलीज नहीं करता है ना। तो जो लेता है कंज्यूम नहीं बोलेंगे, जो लेता है वो वापस देता भी है। अभी कब कब लेगा कब कब देगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये हो गया कुछ उसका प्लॉट, जैसा इंडक्टर में हमने देखा था, हर एक अलग अलग स्टेज में क्या होगा, किस तरीके से एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, कौन से स्टेज में कंज्यूम करेगा, कौन से स्टेज में वो रिलीज भी कर देगा, है ना। वो सारी चीजें हम देखने वाले। वैसे आपको पता है कैपेसिटर का रोल क्या है, मैंने समझाया था कि अगर आपको किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर एक ही टाइम पे बहुत सारी एनर्जी एक साथ चाहिए, तो उसके लिए यहां पे तगड़ी एनर्जी चाहिए एक साथ एक ही टाइम पे, है ना। तो तब यहां पे कैपेसिटर यूज होता है ना। एक साथ आपको धड़ाम करके सारी एनर्जी एक साथ चाहिए, तो ऐसे केस में कैपेसिटर यूज होता है। तो वो चार्ज होगा पहले, लेकिन उसके बाद वो एनर्जी दे सकता है। मतलब चार्ज ही नहीं है तो वो एनर्जी कैसे दे सकता है, वो पहले चार्ज होगा उसके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखते हैं, यही प्लॉट को समझने की भी कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो उसी तरीके से वहां पे जैसे इंडक्टर में हमने प्लॉट देखे थे, वही यहाँ पे भी आपकी एनसीईआरटी में की किताब में से ही मैंने ये सारी फिगर ली है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फिगर भी दी है ना। तो ध्यान से देखते जाओ। तो ये है बच्चों हमारा वोल्टेज का ग्राफ, ये वाला। मैं इसको एक काम करता हूं, ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। So this is the plot of वोल्टेज, ठीक है। और यहां पे ये जो रेड कलर वाला जो प्लॉट है वो करंट का प्लॉट है। ठीक है। सो रेड कलर वाला जो प्लॉट है वो करंट का प्लॉट है, एंड ब्लू कलर वाला जो प्लॉट है वो क्या वोल्टेज का प्लॉट है। अभी हम इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1/4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। क्योंकि हमने देखा तो ये पाया कि भाई हाँ 1/4 पार्ट में जो भी हो रहा है वो वही 1/4 पार्ट का ऑपरेशन, 1/4 पार्ट में एनर्जी अगर कंज्यूम करता है तो उसके बाद वाले 1/4 पार्ट में वो रिलीज भी करने वाला है ना। तो यहाँ पे हम यही करते हैं। तो देखो पहले 0 से लेके 1 वाले पोर्शन को देखो। 0 से लेके 1 वाला जो रीजन है उसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे देखो ये करंट का प्लॉट है, हमें पता है कि अगर वोल्टेज यहां से स्टार्ट होता है, करंट उसके पहले कहीं से स्टार्ट हो चुका होगा, है ना। ये यहां आगे इन दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस है, करंट पहले से स्टार्ट हो चुका होगा, ये हम समझ सकते हैं, है ना। इसीलिए वो कॉस वाला प्लॉट है ना। अगर ये वोल्टेज को हम साइन से दिखाते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ये ये जो करंट वाला प्लॉट होगा वो कॉस वाला प्लॉट होगा, कॉस का प्लॉट होगा, कोसाइन का, है ना। तो ध्यान से देखो, पहले रीजन में 0 से 1 वाले रीजन में, इतने रीजन में देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है भाई करंट जो भी है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट जो भी है वो पॉजिटिव है। डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि भाई यहां पे करंट मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना। एक डायरेक्शन अभी अज्यूम कर लो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि करंट ये वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर करंट का फ्लो ये वाली डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि भाई तब ये कैपेसिटर एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब कि लेता है, एनर्जी लेने वाला है। तो जब भी कोई कंपोनेंट एनर्जी लेता है तो ऐसे केस में उसका ये वाला पोर्शन प्लस होता है, ये माइनस होता है। मतलब कि ये वाले केस में उसकी ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट नेगेटिव होगी। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये 0 से लेके 1 वाले पोर्शन में उसके ऊपर यहां से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और यहां पे जमा होंगे, मतलब कि ये कैपेसिटर चार्ज होगा, है ना। ये कैपेसिटर चार्ज होगा, मतलब कि ये वाले रीजन में उसकी प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एस्टैब्लिश होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज बी वाली प्लेट के ऊपर एस्टैब्लिश होता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला रीजन, और आप ये मान भी सकते हो कि यहां पे देखो पावर वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज भी पॉजिटिव है एंड करंट भी पॉजिटिव है,
है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेके 1 वाला जो रीजन है ना, ये रीजन में यहां पे कैपेसिटर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि यहां पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि करंट भी पॉजिटिव है एंड वोल्टेज भी पॉजिटिव है। और ये आप समझ सकते हो कि ऐसे केस में कैपेसिटर चार्ज होगा, पहले तो चार्ज होगा ये वाली साइकिल में, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो हमने देखा कि 0 से लेके 1 वाले रीजन में वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। उसके बाद क्या, 1 से लेके 2 में क्या हो रहा है, तो देखो 1 से लेके 2 में आप देखोगे तो अभी करंट नेगेटिव चला गया। देखो ये एक्स एक्सिस है मान लो, तो एक्स एक्सिस से नीचे चला गया, मतलब कि करंट नेगेटिव रीजन में चला गया। करंट नेगेटिव हो गया, करंट नेगेटिव, नेगेटिव करंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अभी हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो अभी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 1 से लेकर 2 वाले रीजन में क्या होगा कि करंट यहां से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो जैसे ही करंट यहां से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो भाई ऑलरेडी इसके ऊपर जो चार्ज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, क्योंकि अभी जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में जो प्लेट आएगी, मतलब कि करंट यहां से ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये वाली प्लेट अभी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली प्लेट अभी नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन जरा सोचो ना बच्चों, पहले से उसके ऊपर, ये वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से वापस पहले तो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, है ना। तो मतलब कि पहले तो ये नलीफाई, मतलब कि कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा। यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन पहले तो यहां पे जाएंगे, तो यहां से सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये न्यूट्रल हो जाएगी, और यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, डेफिशिएंसी है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके तो वो पहले न्यूट्रल हो जाएगी, और फिर उसके बाद यहां से अभी इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट करेंगे और ये डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले तो जितने एस्टेब्लिश है वो निकलेंगे यहां से, है ना, जो पहले से एस्टेब्लिश है, क्योंकि यहां पे इतने रीजन में 0 से लेकर 1 वाले रीजन में क्या हुआ था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका था और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका था। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं आपको, तो मान लो कि भाई ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव साइकिल, यहां पे इतने ये ड्यूरिंग दिस 0 to 1 रीजन, ठीक है, 0 से लेके 1 वाला जो रीजन है उसमें मान लो कि ये वाली प्लेट्स है ना, लेट्स से यहां पे जितने प्लस साइन दिख रहे हैं, लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन इस ये वाली प्लेट को छोड़ के यहां पे गए होंगे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन प्लेट ए को छोड़ के प्लेट बी के ऊपर गए होंगे, तो इसकी वजह से यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई और इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुए, है ना। तो इस तरीके से वो कैपेसिटर चार्ज हुआ, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज एस्टेब्लिश हुआ, इसके ऊपर माइनस क्यू, लेकिन किसके बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। अभी जरा सोचो कि जैसे ही वो करंट अभी ये वाले रीजन में आएगा और इतने यहां तक फ्लो करेगा, यहां तक 1 से लेके 2 वाले रीजन में, तो ये वाला रीजन क्या इसके बराबर ही है, जितना ये रीजन है उतना ही ये रीजन है। मतलब कि यहां पे सोचो अभी क्या होगा, ये वाले रीजन के अंदर क्या होगा, ये वाले रीजन के अंदर ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, वो चारों इलेक्ट्रॉन पहले तो कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, अलग अलग नहीं, साथ में ही जाते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के सामने वाली ए प्लेट के ऊपर वापस चले जाएंगे, तब तक ये रीजन खत्म हो चुका होगा। समझ में आ रहा है, जितना टाइम लगा इतने 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में, उतना ही टाइम लगेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में, है ना, यही होगा ना। मतलब कि जब तक ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के वापस यहां पे जाएंगे जहां से आए थे, तब तक तो ये साइकिल खत्म हो चुकी होगी। मतलब ये जो रीजन है ना 1 से लेकर 2 का रीजन, वो खत्म हो चुका होगा। आप समझ सकते हो, ये समझ में आ रहा है कुछ, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जब ये रीजन खत्म होगा 1 से लेकर 2, जब ये करंट यहां पे पहुंचेगा, ऐसे टाइम में ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया होगा, है ना, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे आए थे वो सारे सामने वाली प्लेट के ऊपर वापस चले जाएंगे। उनको जाने में पहले इतना देखो, ये स्टार्ट मतलब कि यहां पे ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, पहले ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, सामने जाएंगे, दोनों प्लेट न्यूट्रल होगी, उसके बाद फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होना स्टार्ट होगा, है ना। तो पहले तो उसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा, पहले डिस्चार्ज होना पड़ेगा, है ना। तो इतने रीजन में तो वो सिर्फ डिस्चार्ज ही हो पाएगा, है ना, क्योंकि इतने रीजन में अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये प्लेट ए को छोड़ के बी के ऊपर गए होंगे, तो उतने ही 4 इलेक्ट्रॉन को वापस बी से ए जाने में के लिए उतना रीजन वापस चाहिए, है ना। तो उसके लिए उतने रीजन में ये वापस क्या होंगे, यहां पे आ चुके होंगे। मतलब कि कैपेसिटर जब करंट यहां पे पहुंचा, टू बी स्पेसिफिक बोलो, तब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो अब बारी आती है, डिस्चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या होता है, उसने एनर्जी वापस रिलीज कर दी, है ना। क्या जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे आए थे, चारों इलेक्ट्रॉन वापस सामने गए, जी हां, मतलब कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं है,
चारों इलेक्ट्रॉन वापस सामने गए, मतलब कि पूरी एनर्जी जितनी उसने ली थी वो सारी एनर्जी उसने क्या की, वापस रिटर्न कर दी, है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस साइकिल 01 इज रिटर्न ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। सो ये वाले रीजन में ये सारे वापस चार्ज, मतलब कि जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी एनर्जी वापस चली गई, है ना, उन्होंने रिलीज कर दी, कैपेसिटर ने रिलीज कर दी। आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा भाई, पावर भी आपको नेगेटिव दिखेगा। आप देखो यहाँ पे कि भाई ये वोल्टेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव रीजन में वोल्टेज का ग्राफ, और करंट का ग्राफ नेगेटिव रीजन में है, तो भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव होगा, है ना। उसके बाद वाला रीजन अभी क्या हो रहा है, करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अभी भी, है ना, यहां पे इसके बाद, लेकिन वो अभी 0 तक आगे बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि अब यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के ये वाली प्लेट के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। पहले न्यूट्रल हुआ, उसके बाद अभी यहां से इलेक्ट्रॉन वापस टूट के ये वाली सामने वाली प्लेट के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इसीलिए देखो यहां पे ये डायरेक्शन जो भी है ना वो थोड़ी गलत दिखाई है इन्होंने, ये डायरेक्शन ये नहीं होगी, ये डायरेक्शन ये नहीं होगी, मतलब कि 1 से लेके 2 से लेके 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो तो वही है ना। तो अब यहां से क्योंकि करंट का फ्लो ये डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन जो भी है वो यहां से टूटेंगे और यहां पे जमा होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या होगा, अब यहां पे ये बी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के रिलेटेड ये वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि करंट स्टिल इन द सेम डायरेक्शन इट इज मूविंग, मतलब कि नेगेटिव है, अभी भी वो नेगेटिव रीजन में है, इसका मतलब कि अभी भी उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, भले वो करंट डिक्रीज कर रहा है, 0 की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम ये बोलेंगे कि हाँ जी करंट की डायरेक्शन यही है। तो ऐसे केस में अभी ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, मतलब कि करंट यहां पे ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पे कैपेसिटर वापस चार्ज हो रहा है, लेकिन इस बार ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनेगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव बनेगी, है ना। ये डायरेक्शन को मत देखो, ये डायरेक्शन को मत देखो, आप खुद ही यहां से ग्राफ से पता कर लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहां पे वापस वही चीज कि भाई वापस कैपेसिटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब द एनर्जी ड्यूरिंग दिस साइकिल 1/4 साइकिल, मतलब कि 2 से लेके 3 वाले रीजन में, है ना। और आप देखोगे तो ये पाओगे भाई यहाँ पे पावर भी आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि देखो वोल्टेज भी नेगेटिव एंड करंट भी नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बोथ करंट एंड वोल्टेज आर नेगेटिव, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ पी इज पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखो करंट अभी वापस पॉजिटिव रीजन में चला जाए, करंट पॉजिटिव रीजन में चला गया, मतलब कि अभी क्या होगा, करंट देखो ये फिगर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इंटरचेंज हो चुकी है, शायद इनकी गलती है यहाँ पे, एनसीईआरटी की किताब में ये फिगर ना इंटरचेंज हो चुकी है, ये फिगर यहाँ पे आनी चाहिए और ये फिगर यहाँ पे आनी चाहिए, है ना, थोड़ी गलती हो गई है यहाँ पे इनकी वजह से, चलो जो भी है। तो ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये इसको डायरेक्शन को मत देखो, फिगर इंटरचेंज, इसकी डायरेक्शन ये है और ये वाले रीजन की फिगर ये है, ठीक है। तो चलो, तो अब इसको देखो, तो अब क्या होगा, अब करंट पॉजिटिव हो चुका है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज, तो ये वाली फिगर को देखो उल्टा कर दो, ये वाली फिगर को देखो, तो अब करंट वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि क्या, अभी ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी थी, यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के ये वाली ए वाली प्लेट के ऊपर जमा हो चुके थे, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के यहां पे गए, तो अभी इतने रीजन में 3 से लेके 4 वाले रीजन में अभी क्या होंगे, वही 4 इलेक्ट्रॉन वापस प्लेट बी के ऊपर आएंगे, मतलब कि वापस वो क्या करेगी, एनर्जी रिटर्न करेगी, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द 2 से लेके 3 इज रिटर्न टू द सोर्स, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब इज 0, है ना। तो वापस क्या होगा, यहां पे एनर्जी वापस वो रिलीज कर देगा कैपेसिटर, मतलब कि डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाले टाइम में भी क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जहां से आए थे वहां पे वापस चले जाएंगे, है ना। तो मतलब कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और आप ये समझ भी सकते हो पावर नेगेटिव आएगा, देखो करंट पॉजिटिव है लेकिन स्टिल वोल्टेज इज इन द नेगेटिव रीजन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। हाँ, ये फिगर में थोड़ा जोल है यार, ये वाली फिगर इसकी है, मतलब अगर ये राइट अप तो उसकी फिगर ये होनी चाहिए, और ये राइट अप है तो इसकी फिगर ये होनी चाहिए, गलती कर दी है इन्होंने एनसीईआरटी की किताब में, ठीक है। तो इंटरचेंज कर लेना थोड़ी फिगर को, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। तो मतलब कि 0 से लेके 1 में कैपेसिटर चार्ज होगा, तो 1 से लेके 2 रीजन जो भी है उसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, जो एनर्जी कंज्यूम की थी वो सारी रिलीज कर देगा, वापिस 2 से लेके 3 वाले रीजन में वो उल्टी डायरेक्शन में चार्ज होगा, मतलब कि जो प्लेट यहां पे पहले रीजन में 0 से लेके 1 रीजन में पॉजिटिव थी, अब वो नेगेटिव होगी, और जो यहां पे नेगेटिव थी वो अब पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसलिए, ठीक है।
तो चार्ज होगा और उसके बाद वापस 3 से लेकर 4 वाले रीजन में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि जो एनर्जी उसने ली थी वो सारी दे देगा। मतलब कि यहां पे हम ये समझ के एवरेज एक साइकिल के लिए देखोगे तो एनर्जी ले रहा है, दे रहा है, वापस ले रहा है, वापस दे रहा है, तो भाई एवरेज कितना निकलेगा? 0, क्योंकि जो ले रहा है वो वापस दे भी तो रहा है, तो एवरेज निकलेगा 0। ठीक है, इसीलिए ये एवरेज 0 होता है। ये थोड़ा हमने थियोरेटिकली समझा, ये इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, एवरेज पावर का 0 आना, है ना, तो ये उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया कि कैपेसिटर के केस में एसी अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो करंट लीड करता है ये वाले केस में कितने से? π/2 से, वोल्टेज से। तो आओ एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके रिलेटेड। तो एग्जांपल 7.3, ए लैंप इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए कैपेसिटर, प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, ए लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर, मतलब कि हमने एक लैंप को कैपेसिटर से के साथ सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, मतलब कि मान लो कि अगर मैं यहां पे डीसी कनेक्शन, मतलब डीसी सप्लाई देता हूं तो क्या होगा, एंड एसी कनेक्शन देता हूं तो क्या होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपको ऐसा बोल रहा है कि आप एक ऐसी सर्किट बनाओ कि जिसमें ये एक कैपेसिटर लगा है और उसके साथ साथ यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये एक बल्ब लगा हुआ है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और आपको बोला है कि एक बार क्या करो, यहां पे आप डीसी बैटरी लगा दो, और एक बार क्या करो, आप यहां पे एसी बैटरी लगा दो, मतलब कि एसी सप्लाई लगा दो, बैटरी नहीं होती एसी सप्लाई लगा दो। तो बच्चों क्या होगा ये वाले केस में, कौन से केस में बल्ब जलेगा, कौन से केस में बल्ब नहीं जलेगा? देखो ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये शायद कॉम्पिटिटिव में आपने देखा भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन वाले, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे हम डीसी बैटरी लगाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि भाई कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो उसके बाद वापिस उसको डिस्चार्ज होने का पाथ भी मिलना चाहिए। एसी करंट में तो क्या होता है कि करंट खुद इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, तो इसीलिए कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पे हमने देखा कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, एसी करंट की वजह से ऐसा हो रहा है ना। लेकिन डीसी में तो ऐसा नहीं होगा ना। मान लो कि डीसी बैटरी ने जितना एनर्जी देना था उतना दे दिया, उस हिसाब से यहां पे उसकी ये वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका है, ये वाली प्लेट के ऊपर जितना हो सकता है उतना नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो गया है, तो अब बात खत्म हो गई। अब यहां से चार्ज का फ्लो 0 हो जाएगा, मतलब कि एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो अभी उसको और ज्यादा चार्ज होने में और कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर कुछ बचा होता तो वो चार्ज होता ना, मतलब कि ये बैटरी जितना एनर्जी दे सकती है यहां से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के यहां पे लेके जाने के लिए उतना वो दे चुकी है। उसके बाद खत्म, कैपेसिटर जितना खाना था वो खा चुका है, अभी बात खत्म। तो अब क्या हो जाएगा, अभी क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। एक बार कैपेसिटर, वंस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, there is no any current in that particular circuit, that's it। ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, एसी के साथ नहीं। एसी में तो वो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, डीसी में नहीं, डीसी में नहीं होगा, वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बात खत्म। तो जितना चार्ज हो सकता था, ओवरचार्ज तो नहीं होगा ना, जितना चार्ज हो सकता था ये बैटरी, भाई वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई यहां से कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे? बैटरी के ऊपर। बैटरी कितनी एनर्जी दे सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के यहां पे जाने के लिए, मतलब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी ना ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए, है ना। तो बैटरी जितनी एफिशिएंट है उसके हिसाब से जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज और उस हिसाब से यहां पे नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो सकता था उतना हो चुका है, मतलब कि बात खत्म। अभी इससे ज्यादा यहां पे कोई चार्ज की हम अपेक्षा नहीं रख सकते। तो ऐसे केस में अभी यहां से चार्ज का फ्लो खत्म हो जाए, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन टूटेगा ही नहीं और यहां पे जाएगा ही नहीं, भाई ये सर्किट में करंट का फ्लो कैसे होगा? नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि यहां से करंट का फ्लो 0 हो गया। और आप प्रैक्टिकली अगर आपको किसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको डीसी बैटरी कनेक्ट की गई हो और ऐसे केस में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों वाली ब्रांच दी गई हो और आपको बोला गया हो कि यार कैपेसिटर, अज्यूम दैट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो वो वाली ब्रांच में से प्रैक्टिकली आप मान सकते हो कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, इसके साथ और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, तो आप मान सकते हो कि अगर ये फुल्ली चार्ज हो चुका है तो प्रैक्टिकली इसमें से करंट का फ्लो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। खैर यहाँ पे रेजिस्टेंस है लेकिन फिर भी यहाँ से करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना ही परिपथ मान सकते हो, ठीक है। तो
तो आप उसको मतलब कि वो वाली ब्रांच को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ओपन सर्किट मान सकते हो, ठीक है, ये अलग बात है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि व्हेन डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, द कैपेसिटर गेट्स चार्ज एंड आफ्टर चार्जिंग नो करंट फ्लोज इन दिस सर्किट, ठीक है, ये बात सही है। सो दैट लैम्प विल नॉट ग्लो, सीधी सी बात है, करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो भाई लैम्प कैसे ग्लो करेगा, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। लेकिन एसी के केस में क्या है, क्या एसी में भी ऐसा होगा, नहीं, नहीं, एसी के केस में ऐसा, अरे भाई देखो इसमें एक ऐसा भी बोला है कि इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस, तो क्या होगा भाई, डीसी वाले केस में आप कैपेसिटेंस को रिड्यूस करो या इंक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार वो फुल्ली चार्ज हो गया, करंट का फ्लो स्टॉप, बात खत्म हो गई, है ना। तो यहां पे डीसी वाले केस में आप चाहो कैपेसिटी को इंक्रीज करो या ना करो, ये बात डीसी वाले केस में भाई जैसे ही वो फुल्ली चार्ज हो गया उसके बाद उसके अंदर से करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू दैट सर्किट, तो ऐसे केस में वो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं होगा। एसी के केस में हमें पता है कि कैपेसिटर चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, मतलब कि जैसे ही मैं यहां पे डीसी की जगह पे एसी सर्किट में यहां पे मतलब कि एसी सोर्स में यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, तो ये हमारा बल्ब है, और अब मैं यहां पे एसी को कनेक्ट करता हूं, तो आप समझ सकते हो कि अभी ये कैपेसिटर चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा। आपको पता है 1/4 साइकिल में चार्ज हुआ तो उसके बाद की 1/4 साइकिल में वो डिस्चार्ज होगा, वापस 1/4 साइकिल में चार्ज, 1/4 साइकिल में डिस्चार्ज होगा, है ना। तो कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ऐसे केस में फर्क पड़ेगा। देखो बल्ब तो ग्लो करेगा थ्रू आउट दिस ऑपरेशन, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये पूछा कि अगर हम यहां पे कैपेसिटी रिड्यूस कर दे तो क्या होगा। सोचो जरा, कैपेसिटी अगर मैं रिड्यूस करता हूं, ध्यान से सुनना, कैपेसिटी अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो भाई हमें पता है कि इसका रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ωc। इफ आई रिड्यूस दिस सी तो डेफिनेटली XC इंक्रीज करेगा, और अगर XC इंक्रीज कर जाता है तो हमें पता है कि भाई करंट क्या होता है, IM इज इक्वल्स टू VM डिवाइड बाई XC होता है। तो अगर ये XC इंक्रीज कर जाएगा तो भाई ये करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि करंट का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे हम यहां से C को रिड्यूस करते हैं तो XC इंक्रीज हो जाता है, और XC इंक्रीज होता है तो करंट का फ्लो डिक्रीज कर जाता है। तो इसकी वजह से लैम्प विल शाइन लेस ब्राइटली देन बिफोर, है ना। तो जितनी तेजी से, जितनी प्रकाशित था बल्ब, जितनी तीव्रता से प्रकाशित था, उतनी तीव्रता से यहां पे वो प्रकाशित नहीं दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन आपके जो एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है वही मैंने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन समझाया है कि भाई इस तरीके से आप ये देख सकते हो ये प्रॉब्लम को, ठीक है। ये टॉकेटिव क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7.4, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ए 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the current RMS and peak in the circuit. If the frequency is double, then what happens to the capacitive reactance and the current? मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल की जाए तो क्या होगा, वो भी यहाँ पे आपको देखना है, पता करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसके हिसाब से पहले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं पहले केस के लिए, फिर देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले जो चीज दी गई है उसको लिखते हैं भाई। यहाँ पे जो कैपेसिटर दिया गया है वो कितनी कैपेसिटी का है, मतलब कि उसकी क्षमता कितनी है, 15 माइक्रोफैराड। वैसे माइक्रो भी बहुत बड़ा यूनिट होता है, वैसे फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। यहाँ पे VRMS, अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, VRMS है, VRMS 220 वोल्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है बच्चों यहाँ पे, तो F50 हर्ट्ज दिया गया है। तो पहले केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है मान लो, तो केस नंबर 1 के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो पहले रिएक्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों। तो रिएक्टेंस क्या होगा, पहले रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। तो भाई XC इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ωc, दैट यू ऑलरेडी नो, यही फॉर्मूला है। मतलब कि ये हो जाएगा 1/2πf इंटू सी। अच्छा ये क्या होगा, इट इज नथिंग बट 1 भाई मल्टीप्लीकेशन करो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी f दैट इज 50 हर्ट्ज, एंड c कितना दिया गया है, तो ये 15 माइक्रो, मतलब कि 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास कैल्सी है, आप कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले 1 को डिवाइड करो 2 से, फिर उसको डिवाइड करो 3.14 से, फिर उसको डिवाइड करो 50 से, फिर उसको डिवाइड करो 15 से,
तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 0.123330 इंटू 2123142 2123142 इंटू 10⁶ 6 डिजिट को शिफ्ट कर दो, 3 और 3 6 हो जाएंगे, तो 3 और 3 6 हो जाते तो 212.31 ये आंसर निकलेगा, 212.31। सो 212.31, ठीक है ओम, इतना आंसर आएगा, मतलब कि उसका रिएक्टेंस कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है? चलो उसके बाद उसी में हमें दूसरी चीज क्या पूछे, आरएमएस करंट, आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट, दोनों चीजें निकालने को बोला है। द करंट आरएमएस एंड पीक दोनों यहां पे निकालने को बोला है, तो दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आरएमएस करंट भी निकालना है और उसके साथ साथ पीक करंट भी हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो यहां पे देख लेते हैं। तो आरएमएस पहले निकाल लेते हैं। तो भाई आई आरएमएस क्या होगा, अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, वी आरएमएस अपॉन एक्ससी। एक्ससी की वैल्यू हमने निकाल ली है, वी आरएमएस कितना है 220 है, डिवाइड बाई 212.31 है ना। चलो तो इसको हम डिवाइड करेंगे 220 को, सो 220 डिवाइड बाई 212.31, तो ये आंसर बच्चों हमारे पास है 1.036। सो दिस इज 1.036 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास आया आरएमएस वैल्यू करंट का। ठीक है, 1.036 एम्पियर। हमें इसका आईएम वैल्यू भी निकालने को बोला, तो बच्चों हमें पता है कि आई आरएमएस क्या होता है, Im by √2 होता है, दैट वी ऑलरेडी नो, Im by √2 होता है। ठीक है, तो यहां से Im मैक्सिमम पीक कितना आएगा, Im इज इक्वल टू हो जाएगा √2 टाइम्स आई आरएमएस, और ये कितना होगा, इट इज नथिंग बट 1.42 मल्टीप्लाई बाई 1.036। तो ये आंसर हमारे पास आएगा। यू हैव दी कैलसी, तो इसको इस्तेमाल करो, इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई √2, तो हमारे पास है 1.4654। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.4654। अरे रे ऑटो सेव में चला गया, 1.4654। ठीक है, इतना एम्पियर। सो दिस विल बी द मैक्सिमम पीक। ठीक है, चलो उसके बाद, चलो ये आंसर तो आ गया। अभी इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद हमें ये बोला है कि भाई व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, चलो वो भी पता कर लेते हैं कि डबल कर दे फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, हमें रिजल्ट एटलीस्ट पता तो चले। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हैं, तो वैसे तो आप यहां से भी लिख सकते हो, लिखना हो तो कि भाई यहां पे रिएक्टेंस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि हम यहां पे 50 को डबल करेंगे तो जो वैल्यू है और वो और डिवाइड होगी, वो और डिवाइड होगी, मतलब कि हाफ हो जाएगी, सॉरी डबल नहीं, हाफ हो जाएगी, है ना। रिएक्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, उसके साथ साथ यहां पे अगर करंट की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ होगी, एक्सी की वैल्यू अगर हाफ होती है तो करंट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो डबल हो जाएगा। देखते हैं क्या रिजल्ट ऐसा आता है कि नहीं आता है। रिएक्टेंस की वैल्यू हाफ होगी और करंट डबल हो जाएगा, ये आप पता लगा सकते हो, लेकिन फिर भी चलो कैलकुलेशन करके ही देख लेते हैं। तो अब मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी लेने वाला हूं, तो फ्रीक्वेंसी अभी 100 हर्ट्ज लूंगा और देखेंगे कि क्या इसका डबल होगा, देख लेते हैं। तो अब यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी लूंगा 100 हर्ट्ज, सो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज। वैसे ये अजीब लगता है ना, हमें पता है कि यही होने वाला है, फिर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, चलो xc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं, इट इज 2 पाई एफ सी, जल्दी से लिखो। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू एफ है नाउ 100 इंटू, ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6। सर डायरेक्टली लिखो ना, डायरेक्टली। भाई क्या है कि भाई यहाँ पे इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में ये नहीं चलेगा, गुजरात बोर्ड में एटलीस्ट ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। 3 हमें पता है कि ये हाफ होता है, कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ता है 100 इंटू, सॉरी ये 3.14, 1 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 2, बहुत ही बढ़िया, डिवाइड बाई 100, बहुत ही बढ़िया, डिवाइड बाई 15, तो ये कुछ वैल्यू हमारे पास बस वही है यहाँ पे जो आई है,
दैट इज दी 0.0010615571 इंटू 10⁻। ओ तेरी, ये क्या हो गया भाई, कुछ वैल्यू में गलती कर दी। तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 15। हाँ वही आई है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100। हाँ हाफ होगी ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं तो 0 पॉइंट, मैं डबल डबल सोच रहा था यार, हाफ हो जाएगी 1061571 इंटू 10⁻6। ठीक है, चलो तो अगर 10⁻, तो 6 डिजिट को शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 106.157। ठीक है, इतना ओम। आप देख सकते हो कि विच इज द हाफ ऑफ दिस एक्सी। मान लो कि मैं इसको एक्सी डैश बोल देता हूं, तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट XC/2। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, हाफ हो जाएगी। एंड दूसरा करंट RMS ही निकाल लेते हैं सिर्फ। RMS इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइड बाई X-C, नया करंट है। ठीक है, ये वाले केस में तो ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई, इसको लिखेंगे 106.16। ठीक है, 157 है तो 16 लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। 220 डिवाइड बाई 106.16, तो ये हो जाएगा 2.072 विच इज ऑल्सो डबल, है ना। तो ये हो जाएगा 2.072। तो आप देखोगे तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी कंपेयर टू IRMS। तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स IRMS, मतलब कि इम्पीडेंस, सॉरी, रिएक्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी एंड RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू डबल हो जाएगी। ये हम समझ सकते हैं कि ये डिवाइड बाई 2 होगा तो ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना, तो ये डबल हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.5, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लाइट बल्ब एंड ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू ए की एज शोन इन द फिगर। ठीक है, मतलब कि एक इंडक्टर दिया गया है, उसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है, बहुत ही बढ़िया सी सर्किट दी गई है, और ऐसे केस में आपको बोला है कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या रिमेन अनचेंज as the iron rod is inserted. Give your answer with reasons. मतलब कि आपको यह बोला है कि जैसे मैं यहां से स्विच ऑन कर देता हूं, ठीक है, तो यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, समझ सकते हैं। अब क्या करता हूं, थोड़े टाइम के बाद, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, हम क्या करते हैं कि एक आयरन रोड को लेते हैं और इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं। किसके बीच में, ये सोलेनोइड के बीच में, है ना, ये इंडक्टर जो भी है ना, इसके बीच में हम क्या करते हैं, आयरन रोड को इंसर्ट कर देते हैं इसके बीच में। ठीक है, अगर मैं आयरन रोड को इंसर्ट कर देता हूं, तो अभी पूछा है कि अभी ये बल्ब की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर उतनी ही रहेगी जितने से वो जल रहा है ना। सोचो जरा क्या होगा। ये है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, लेकिन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ना हम एक टर्म यहां पे यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस, जो हम यहाँ पे RLC सर्किट जब पढ़ेंगे ना, वहां पे हमें स्टडी में आएगा, है ना। लेकिन अभी के लिए, इसके लिए समझ लेना कि ये इंपीडेंस जैसी कोई चीज होती है, अभी के लिए समझ लो वो क्या है। तो ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मान लो, क्योंकि हमने इसके लिए तो रिएक्टेंस डिफाइन किया था कि भाई जब भी ये सर्किट में कनेक्टेड होता है तो ऐसे केस में वो इतने रेजिस्टेंस की तरह इतने रेजिस्टेंस दे सकता है सर्किट के अंदर। उसी तरीके से भाई एक बल्ब है तो उसका भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। कोई भी बल्ब लेके आओ तो उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इसका रेजिस्टेंस इतना है ना। तो भाई यहां पे देखोगे तो ये पाओगे कि भाई आपके पास 2 रेजिस्टर है, अभी इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब कि ये पूरी सर्किट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में मुझे इंपीडेंस निकालना पड़ेगा, और ये इंपीडेंस का मतलब होता है कि ये सर्किट में शो होने वाला टोटल रेजिस्टेंस, है ना, जिसको बोला जाता है इंपीडेंस, एंड दैट इज डिनोटेड बाय Z, कैपिटल Z लिखना हो, स्मॉल z लिखना, जो भी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंपीडेंस, जिसको हम Z से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये Z होता है
इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। और ये Z है ना बच्चों, ध्यान से सुनना है, ये Z की वैल्यू ये वाले केस में क्या होगी, ये एक्चुअल में होगा RL परिपथ, इसको हम बोलेंगे RL सर्किट, जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आप ये सर्किट अलग से पढ़ोगे, RC RL दोनों, ठीक है। तो ये Z इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ये कैसे फॉर्मूला ने वो आपको आरएलसी परिपथ में आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, वो वहां पे समझ में आएगा, अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद का यही टॉपिक रहेगा हमारा, तो इसके लिए हम वहां पे देखेंगे, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा भाई, होता क्या है, ये इतना इंपीडेंस शो होगा। अभी जरा सोचो कि जब भी हम यहाँ पे किसी सोलेनॉइड के अंदर आयरन रोड को इंसर्ट करते हैं तो होगा क्या भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से होगा ये कि इसकी वजह से भाई ये जो मटेरियल हमने अंदर इंसर्ट किया है ना, वो मैग्नेटाइज होगा। आपको पता है कि जब भी सॉलिड मैग्नेटाइज करने की जो टेक्निक होती थी वो हमने देखी थी ना, वहां पे वो मटेरियल वाले चैप्टर के अंदर पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक वो सारे अंदर हमने देखी थी कि अगर हम किसी मटेरियल को अंदर कॉइल के बीच में रखते हैं और वो कॉइल का खुद का यहाँ पे फील्ड होता है, तो ऐसे केस में ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये होगा कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी एक तो फील्ड है, मान लो कि ये डायरेक्शन में करंट जो भी है, करंट की वजह से भाई यहाँ पे फील्ड ये वाली डायरेक्शन में, मान लो ऐसा फील्ड है, ऐसा फील्ड है ना, यहां से एंटर करता है और यहां से बाहर निकलता है। तो जैसे ही अंदर जो रॉड हमने रखा है वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी यहां पे अपना फील्ड जनरेट करेगा। तो हमें पता है वो वाले केस में हमने वो चैप्टर में देखा था कि यहाँ पे फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी ये कॉइल का खुद का फील्ड है और अंदर जो मटेरियल कोर मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो चुका है, तो उसकी वजह से उसका भी एक फील्ड अंदर एंटर करेगा, मतलब कि इंट्रोड्यूस होगा, मतलब कि ऑलरेडी एक है उसमें ये इसका खुद का फील्ड भी इंट्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे फील्ड ऐड हो जाएगा, उसका फील्ड यहाँ पे ऐड होगा। तो अभी फील्ड लाइन मान लो कि 2 थी तो अभी 4 हो जाएगी, है ना, इंक्रीज कर जाएगी। और फील्ड लाइंस जैसे ही इंक्रीज करती है तो आपको पता है ये चीज कि भाई इंडक्टर के केस में फील्ड स्ट्रांग हो गया, पहले सिर्फ कॉइल की वजह से था, अंदर बीच में मटेरियल को इंसर्ट किया तो अभी फील्ड स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो चुका है और उसने भी अपना फील्ड यही फील्ड की डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो इसकी वजह से फील्ड इन दोनों के एडिशन के बराबर हो जाएगा, जो ऑलरेडी था और ये मैग्नेटाइज होने के बाद ये जो कोर मटेरियल है, ये आयरन रोड है, उसने अपना और एक फील्ड दे दिया, तो ये फील्ड स्ट्रांग हुआ, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई, मतलब कि ये कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज हो गया। और अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ये इंडक्टर की टेंडेंसी क्या होगी, सोचो, वो इसको अपोज करेगा, क्योंकि यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसकी चाहत यही होगी कि भाई उसको डिक्रीज कर पाए, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। लेकिन हैरानी वाली बात ये होगी कि यहां पे हमने ये माना कि जो सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है ना, वो करंट में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है ना, करंट में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो यहां पे होगा क्या, हमें ये चीज पता है कि मान लो कि अगर इसके साथ 1 टन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लेट से 5 है, तो ऐसे केस में टोटल नंबर पूरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, पूरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स N5 होगा। और हमें पता है ये रिलेशन हम वहां पे देख चुके हैं कि भाई यहां पे N5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और यही प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट को हमने वहां पे क्या माना था, इंडक्टेंस माना था, दैट इज Li। लेकिन हैरानी वाली बात यहां पे ये है कि बच्चों यहां पे L की वैल्यू N5/I के बराबर है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस I, हमने ये I को चेंज नहीं किया है, सुनो, हमने मटेरियल को इंसर्ट किया है, आयरन रोड को इंसर्ट किया है, हमने करंट को थोड़ी ना चेंज किया है, समझ में आ रहा है। तो भाई ये करंट जो सर्किट में एक्सटर्नल करंट है जो बह रहा है, उसको थोड़ी ना हमने वेरी किया है। ये जो फ्लक्स वेरी किया वो किसकी वजह से किया भाई, वो इंसर्ट करने की वजह से, ये जो अंदर रॉड इंसर्ट किया उसकी वजह से वेरी हुआ ना, ये करंट की वजह से थोड़ी, तो करंट तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर फिर भी करंट कांस्टेंट, फिर भी अगर इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फील्ड स्ट्रांग हो गया, वो अंदर वाला मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो चुका है, उसने भी अपना फील्ड दे दिया, तो 2 फील्ड है यहाँ पे और दोनों एक ही डायरेक्शन, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो फील्ड स्ट्रांग हुआ, तो उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो भाई अगर करंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ तो आप समझ सकते हो कि भाई एक्सेल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सेल इंक्रीज करेगा तो आप समझ सकते हो कि इसकी वजह से इंपीडेंस इंक्रीज कर गया, क्योंकि Z इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर।
ये बल्ब का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये एक्सेल चेंज हुआ, एक्सेल इंक्रीज हुआ। तो भाई अल्टीमेटली देखोगे तो जेड इंक्रीज हुआ, और Z अगर इंक्रीज हुआ तो Z है क्या? सर्किट का, ध्यान से सुनिएगा, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। मतलब कि यहां पे सर्किट में फ्लो होने वाला अगर करंट I है और मान लो कि सप्लाई हमने दिया है V, तो ये I इज इक्वल टू V बाई Z हो जाएगा। और खुद ही सोच लो कि अगर Z इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमने V को चेंज नहीं किया है, क्योंकि जो सप्लाई हमने दिया है उसका पोटेंशियल उतना ही है, वोल्टेज उतना ही है, तो ऐसे केस में करंट रिड्यूस कर जाएगा। और करंट रिड्यूस हो गया तो बात खत्म। यहां पे बल्ब की इंटेंसिटी सीधे करंट के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? यहां पे करेक्ट आंसर आएगा इंटेंसिटी रिड्यूसेस, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आयरन रोड को इंसर्ट करने से यहां पे करंट डिक्रीज हो जाएगा, जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करे वो करंट डिक्रीज हो जाएगा, और वो करंट डिक्रीज होने के कारण यहां पे बल्ब जो इंटेंसिटी से पहले ग्लो कर रहा था उससे कम इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बल्ब की इंटेंसिटी सीधे प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ये हमेशा दिमाग में फिट कर दो, ठीक है? तो समझ में आया क्यों यहां पे आंसर आएगा डिक्रीजेस। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना? ये इंपीडेंस हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाले पॉइंट में पढ़ेंगे आरएलसी परिपथ में, ठीक है? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, यही क्वेश्चन से रिलेट है। मान लो अगर मैं यहां पे एसी सप्लाई ना देके अगर मैं यहां पे डीसी सप्लाई देता हूं, तो बच्चों तब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? मुझे लाइव चैट में आंसर दो, मुझे यहां पे आंसर दो। अगर मैं यहां पे, अगर ये वाले केस में मैं यहां पे एसी सप्लाई को निकाल के अगर मान लो कि मैं यहां पे डीसी सप्लाई को यहां पे मैं प्रोवाइड करता हूं, मतलब कि डीसी सप्लाई को मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस कि रिमेन अनचेंज? हो सकता है तो उसका आंसर अभी ही लाइव चैट में प्रोवाइड कर दो, ठीक है? हो सकता है तो, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आंसर प्रोवाइड करो, जो भी आपके मन मर्जी हो, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एसी सप्लाई था ना, अगर मान लो कि मैं यही सप्लाई की जगह पे, एसी की जगह पे अगर मैं डीसी सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा? क्या बल्ब अभी भी उतनी इंटेंसिटी से ग्लो करेगा या फिर उससे कम इंटेंसिटी से ग्लो करेगा? ठीक है, सोचो और मुझे आंसर दो, कमेंट सेक्शन में दो या फिर लाइव चैट में अगर आंसर आता है तो अभी ही दे दो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे बच्चों ये लेक्चर, आज का लेक्चर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन को सोच के रखिएगा, इसका आंसर हो सके तो कमेंट सेक्शन में दे दो या फिर अभी आता है तो लाइव चैट में दे दो, जो भी देना है आंसर, ठीक है? जो आपके दिमाग में आता है लॉजिक वो देखो, सोचो और मुझे आंसर दो, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। सर ये क्या क्वेश्चन पूछे, आंसर तो देने दो। नहीं, उतना टाइम नहीं है भाई, ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी। सो बच्चों यहीं पे लेक्चर को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय डे, बाय।